हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत हम किशोर और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो भी हम आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में जानना आपको क्यों आवश्यक है। अगर आप मान लीजिए कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करते हैं, जेआरएफ भी क्रैक करते हैं, उसके बाद से कहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ाने जाते हैं, तो अगर ग्रेजुएशन के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर वो बच्चे क्या होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। तो किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो जानना आपको बड़ा आवश्यक हो जाता है, तभी आप टीचिंग या शिक्षण कार्य को बेहतर तरीके से उनके हिसाब से कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इस यूनिट में शिक्षण अभिवृत्ति में किशोर और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्लाइड में हम यह जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या जो है पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की जो अपेक्षाएं या विशेषताएं हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, और इसके अंतर्गत उनकी शैक्षिक जो विशेषताएं हैं वो भी हम जानेंगे। सामाजिक क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनकी किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की, वो भी हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ भावात्मक और संज्ञानात्मक क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हम जानेंगे। और इन दोनों में यानी किशोर और वयस्क शिक्षार्थी में क्या भिन्नताएं हैं व्यक्तिगत रूप से, उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस भिन्नताओं को मैंने यहाँ पर टाइप तो नहीं किया, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थी में क्या क्या भिन्नताएं आपको देखने को मिलती है। तो आई होप कि इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस वीडियो में हम सारा कुछ जो है कवर करने वाले हैं। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो इस स्लाइड में हम जो है किशोर और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो भी है मैंने इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो एक एक को मैं पढ़ते हुए चलूँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि अधिगम एक मौलिक, सतत और एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में भी आपको बताया कि अधिगम क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत ये चलती रहती है। चाहे आप यंग टाइम में हैं या उसके बाद से आप मैच्योर्ड होते हैं, आप वृद्धावस्था में जाते हैं, तभी भी आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए अधिगम क्या है, आपका जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि यहाँ पर अधिगम एक मौलिक, सतत एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया यहाँ पर मैंने टाइप करके लिखा है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने बताया कि यह हम इंसानों के आंतरिक और बाह्य पर्यावरण में सफल अनुकूलन के लिए भी आवश्यक होता है। अब देखिए अधिगम क्यों जरूरी होता है, अधिगम हम क्यों करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पर आपको समझना है कि हम इंसानों के आंतरिक और बाह्य जो पर्यावरण है उसमें सफल अनुकूलन के लिए जो है अधिगम करना बहुत ही जरूरी है। तो हम अधिगम करते हैं, कुछ सीखते हैं, नई जानकारियों के बारे में जानते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी फॉरेस्ट में हम जा रहे हैं, तो अगर पहले से उस फॉरेस्ट में किस प्रकार की जो है पेड़ पौधे जो है जानवर मिलते हैं तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी, तो हम वहाँ पर एहतियातन कई सारी चीज़ों को बरत सकते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो अधिगम आप करेंगे, उसके बारे में जानेंगे इन्फॉर्मेशन को, तभी जो है आप पर्यावरण के साथ जो है आंतरिक और बाह्य रूप से जो है अनुकूलन बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर हमको उसके बारे में पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे, अब देखिए इस समय बहुत सारे स्टडी और अध्ययन रिसर्च के द्वारा हमें पता चल रहा है कि नहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर ह्रास हो रहा है, तो ये सब अध्ययन करने के बाद पता चल रहा है। तभी हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी ओजोन लेयर ह्रास हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, सीएफसी गैस से हो रहा है, तो उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, तो जो भी भारी गैसें हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उनके उत्सर्जन से ये सारा कुछ हो रहा है, तो उनको भी कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और इनके बारे में हमें कैसे पता चला, जब हमने उनका अध्ययन किया। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट को इसमें देखते हैं। देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है
और शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बात है कि किशोर अवस्था में जब विद्यार्थी होता है तो उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं, उन बदलावों को भी जानना शिक्षक के लिए बड़ा आवश्यक होता है, तभी वहाँ पर वो टीचिंग बेहतर तरीके से कर पाएगा। इसी बात को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जिसको आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। तो मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि और इसके साथ ही साथ उसके विभिन्न प्रकार के विकास की विशेषताओं का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, तभी जो है आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे या टीचिंग आप कर पाएंगे। जब आपको किशोर जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में आपको पता नहीं होगा कि वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आप उस स्थिति में टीचिंग बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। तो आई होप कि इतना कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको किशोर और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में बताने का प्रयास किया, तो यहाँ पर हम किशोर शिक्षार्थी की जो अवस्था है उनकी विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखा है किशोरावस्था, और सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि किशोरावस्था का अर्थ पहचान प्राप्त करने के लिए उभरना, यह मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय होता है। यानी कि जो किशोरावस्था आपका होता है वो पहचान प्राप्त करने का एक समय होता है। यहाँ पर हर किशोर और किशोरी जो है अपनी एक पहचान बनाने के लिए जो है प्रयास करते रहते हैं, और इसके साथ ही साथ यह मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय होता है। जो हमारा मन होता है, जो हमारा व्यवहार होता है, उसके परिपक्व होने का समय होता है आपका किशोरावस्था, ये आपको याद रखना है। और इसमें मैंने देखिए बताया कि इसे 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। वैसे तो ये इसको जो किशोरावस्था का टाइम हम मानते हैं वो है 13 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था मानते हैं, लेकिन इसको भी 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो उसको हम एक एक करके जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया प्रारंभिक किशोरावस्था, जिसको 10 से 12 वर्ष का यहाँ पर माना गया है, और इसमें बताया गया कि हाथ पैर और बाद में अन्य अंगों में वृद्धि, यहाँ स्वतंत्रता और गोपनीयता की मांग रहती है, इसलिए संघर्ष की भावना संभव होती है। तो देखिए यहाँ पर हाथ पैर और बाकी अंगों में जो है वृद्धि होती रहती है किशोरावस्था में, और इसके साथ ही साथ इस अवस्था में गोपनीयता की मांग रहती है। यानी कि हर चीज़ जो है प्राइवेसी चाहते हैं, जो किशोर हैं वो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ इनके अंदर संघर्ष की भावना होती है। यानी अपने आप से ये बहुत कुछ ऐसे बदलाव होते हैं इस अवस्था में जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अनभिज्ञ होते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आई होप कि प्रारंभिक किशोरावस्था आपको समझ में आ गया। 10 से 12 वर्ष इसका टाइम है। इसमें जो शारीरिक वृद्धि है वो होती रहती है। यहाँ पर इस अवस्था में जो है किशोर जो है गोपनीयता या प्राइवेसी चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ संघर्ष की संभावना यहाँ पर किशोरावस्था में होती है, ये आपको याद रखना है। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मैं अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। नहीं समझ में आता है तो भी मुझे आप जरूर बताइएगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। जो यहाँ पर दूसरा भाग हमारा होगा किशोरावस्था का, वो है आपका मध्य किशोरावस्था। तो इसका जो टाइम यहाँ पर डिसाइड किया गया है वो है 12 से 6 वर्ष के बीच की जो अवस्था है उसको मध्य किशोरावस्था कहा जाता है। और इसमें मैंने बताया कि विशेष रूप से लड़कियों में शारीरिक और आनुवांशिक विकास होते हैं। 12 से 16 वर्ष की अवस्था में अब बहुत सारे शारीरिक जो है बदलाव होते हैं इसमें, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ लड़कियों के व्यक्तिगत कौशल में तेज, निष्ठा और प्रतिबद्धता अधिक विकसित होती है। यानी कि इस उम्र में मध्य किशोरावस्था में लड़कियों की जो व्यक्तिगत कौशल होते हैं उसमें वृद्धि होती है, और इसके साथ ही साथ निष्ठा और प्रतिबद्धता भी जो है इनके अंदर विकसित होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि व्यवसाय और शिक्षा के लिए निर्णय जो है किए जाते हैं इस अवस्था में। यानी कि किस क्षेत्र में जो है छात्र यहाँ पर या किशोर जो है जाना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर जो है निर्णय लिया जाता है 12 से 16 वर्ष के जो एज है उसके बीच में। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। और उसके बाद से लास्ट में जो इसका भाग हमारा है वो है उत्तर किशोरावस्था। तो इसका जो टाइम पीरियड है 16 से 19 वर्ष के बीच में जो अवस्था है उसको उत्तर किशोरावस्था यहाँ पर कहा गया है। और इसमें मैंने बताया कि यह वयस्कता की ओर एक परिवर्तन है और किशोरावस्था के अंत में कैरियर के फैसले का होता है।
है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपसे किशोरावस्था बस पूछा जाता है तो 13 से 18 वर्ष के बीच में जो एज होता है उसी को किशोरावस्था कहा जाता है। और इसी को जो है 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो प्रारंभिक किशोरावस्था है, और दूसरा मध्य किशोरावस्था, और तीसरा उत्तर किशोरावस्था। ये आपको याद कर लेना। तो उत्तर किशोरावस्था का टाइम मैंने बताया 16 से 19 वर्ष, और 19 वर्ष या कह लीजिए 18 वर्ष के बाद से धीरे धीरे जो विद्यार्थी होते हैं या व्यक्ति होता है वो वयस्कता की तरफ जो है अग्रसर होता है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें मैंने यही बताया कि यह वयस्कता की ओर एक परिवर्तन होता है। धीरे धीरे आप मैच्योर्ड होते हैं, आप में समझ विकसित होती है। तो ये जो है आपकी वयस्कता के एक तरीके से कह लीजिए लक्षण है, आप इसको देख सकते हैं। और किशोरावस्था के अंत में कैरियर के फैसले का होता है, तो यानी कि किस कैरियर में जाना है। अब आपको एक जॉब चाहिए होती है, आपने पढ़ाई जो है एकेडमिक कर ली, आप अंडर ग्रेजुएट हो गए हैं, उसके साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप एक जॉब चाहते हैं, आप एक प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जिससे जो आपकी नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं उनको आप पूरा कर सके। तो कैरियर, किस कैरियर का चुनाव आप करना चाहते हैं, ये उत्तर किशोरावस्था में जो है यहाँ पर आपको पता चलेगा। और आप इसका चुनाव करते हैं कि आपको किस कैरियर का चुनाव यहाँ पर करना है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी हम जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किशोरावस्था के संदर्भ में बताया गया है, उसे हम जान लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के बीच की आयु को किशोरावस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। तो अगर आप साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग टाइम जो है बताया गया। तो इसी प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के बीच की आयु को जो है किशोरावस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल, यहाँ पर स्टेनले हाल हो जाएगा। तो स्टेनले हाल ने किशोरावस्था का वर्णन तूफान और तनाव की अवधि के रूप में किया है। ये आपको याद रखना है, जो आधुनिक समाजों में बढ़ती विकास अवधि को दर्शाता है। तो जो ये अवस्था है, किशोरावस्था का जो टाइम है, उसको स्टेनले हाल ने जो है तूफान और तनाव का काल कहा है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, बहुत सारे दिमाग में ऐसी चीज़ें उठती हैं जिसके बारे में सोचते हैं, और बहुत सारी ऊर्जा भी होती है इस अवस्था में। तो इसलिए स्टेनले हॉल ने इसको तूफान और तनाव का काल या अवधि के रूप में जो है बताया है। और इसके साथ ही साथ आधुनिक समाज में बढ़ती विकास अवधि को भी जो है ये अवस्था दर्शाती है। इसमें देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस अवधारणा को मार्गरेट मीड्स ने जो है मान्यता दी है, यानी कि जो ये स्टेनले हॉल का यहाँ पर अवधारणा दी गई है तूफान और तनाव का जो काल है, इसको मान्यता किसने दी है? मार्गरेट मीड ने दी है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि शैक्षिक रूप से किशोरावस्था उच्च विद्यालयों और प्रारंभिक कॉलेजों में जो है बिताए जाने वाला समय होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि जो किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादातर आप कॉलेजों में जो है यहाँ पर बिताते हैं, यहाँ पर आप ग्रेजुएशन करते हैं, जो भी कोर्स आप करते हैं, तो वो पूरा किशोरावस्था का 3 साल 4 साल जो होता है आपका, वो आप कॉलेज में एक्सपेंड करते हैं। वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस स्लाइड में, उसको भी हम देख लेते हैं। उसी स्लाइड का ही एक भाग है जो कि ऊपर उस स्लाइड में मेंशन मैंने नहीं किया था, और नीचे यहाँ पर मेंशन इसे देखते हैं। देखिए इस पॉइंट में मैंने बताया कि मनोवैज्ञानिक रूप से यह संक्रमण का काल है जिसके दौरान संज्ञानात्मक, शारीरिक, व्यक्तित्व और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि जो किशोरावस्था है उसको मनोवैज्ञानिक रूप से संक्रमण काल कहा गया है, और इस दौरान संज्ञानात्मक, शारीरिक, व्यक्तित्व और सामाजिक परिवर्तन आपको इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो ये बात सही है। जो संज्ञानात्मक आपका है, किसी चीज़ों को किस प्रकार से आप संज्ञान में लेते हैं, शारीरिक बदलाव आपका होता ही है, आप देखते हैं इस अवस्था में, और इसके साथ साथ व्यक्तित्व के बारे में भी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, और सामाजिक परिवर्तन भी जो है आपको इस अवस्था में देखने को मिलता है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि सामाजिक रूप से यह आश्रित बच्चों के आत्मनिर्भर वयस्क में परिवर्तित होने की अवधि है। यानी कि किशोरावस्था के बाद यानी 18 साल के बाद आप वयस्क होते हैं और धीरे धीरे अपनी ज़रूरत को खुद पूरा करने का प्रयास करते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर होने का आप यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर बताया है कि सामाजिक रूप से यह आश्रित बच्चों के आत्मनिर्भर वयस्क परिवर्तित होने की एक अवधि है, समय है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि चिकित्सा की दृष्टि से किशोरावस्था की शुरुआत शरीर के विकास के साथ हार्मोनल परिवर्तन
के रूप में जो है यहाँ पर होती है। यानी कि जो ये अवस्था है किशोरावस्था, यहाँ पर जो है आपके हार्मोनल परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपकी मूंछ दाढ़ी आना, इस तरीके से शरीर का विकास होना, तो ये सारा किशोरावस्था का एक तरीके से लक्षण है। यानी कि यहाँ पर मेडिकल साइंस के रूप से यहाँ पर ये बातों को बताया गया, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में जो है हम किशोर अध्येता या शिक्षार्थी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो विशेषता है उसके अंतर्गत आपका शैक्षिक विशेषता जो है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि किशोर अवस्था में स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति होती है। तो किशोर अवस्था में जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी होते हैं वो स्वयं परीक्षण करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ों का निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं, ऐसे सारा कुछ जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ उनके मन में बहुत सारे विचार होते हैं और किसी तथ्य पे वो जो है अपना तर्क जो है देने का प्रयास करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपको किशोर अवस्था में देखने को मिलेगा। यानी किशोर जो शिक्षार्थी हैं उनके अंदर आपको परीक्षण, निरीक्षण, विचार, तर्क की प्रवृत्ति देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद से दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि इसलिए शिक्षण का स्वरूप भी मानसिक विकास और शारीरिक विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे किशोर शिक्षार्थी उसे अपनी समझ के अनुरूप आसानी से ग्रहण कर सके। यानी कि यहाँ पर शिक्षण का पूरा प्रारूप बताया जा रहा है कि किस प्रकार से होना चाहिए किशोर अवस्था के शिक्षार्थियों के लिए। तो मानसिक विकास जिसमें अच्छे तरीके से हो, शारीरिक विकास हो और व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप यहाँ पर शिक्षण होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ किशोर शिक्षार्थी उसे अपने समझ के अनुसार, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी टॉपिक्स है, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि छात्र या जो किशोर अवस्था का विद्यार्थी है वो अच्छे तरीके से उसको ग्रहण कर सके, समझ सके। आई होप कि इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड में जो है हम किशोर शिक्षार्थी की जो सामाजिक विशेषता है उसे जानने का प्रयास करेंगे। इसमें मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा है सामाजिक और सोशल, यहाँ पर जो आपकी विशेषता है उसे जानते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया है कि किशोर अवस्था में बालक में जीवन दर्शन, नए अनुभव की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। तो किशोर अवस्था, जैसा कि यहाँ पर अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि एक संक्रमण काल है, तो यहाँ पर विशेष ध्यान और विशेष गाइडेंस की आवश्यकता होती है किशोर शिक्षार्थी को, अन्यथा जो है यहाँ पर उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति जो है विकसित हो सकती है अगर सही गाइडेंस में वो अपनी ऊर्जा को नहीं लगाते हैं। आप सभी को पता है कि बहुत सारे बच्चे इस अवस्था में बिगड़ जाते हैं, वो अलग लत लग जाता है उनको अलग तरीके से। तो ऊर्जा, क्योंकि इस अवस्था में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है किशोर के अंदर, तो अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाते हैं तो ये ऊर्जा आपकी ज़िंदगी को ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकती है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि इस अवस्था में बालक या शिक्षार्थी जीवन दर्शन, जीवन के बारे में जानना चाहता है, नए अनुभवों की इच्छा रखता है, इसके अंदर वो फ्रस्ट्रेट भी होता है, निराश भी होता है, असफल भी होता है, कुछ प्रयास करता है, जिस कारण से ये तुरंत मतलब जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसकी तरफ अग्रसर हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर कुछ गाइडेंस उसको बेहतर मिल जाए तो वो उस तरफ आगे बढ़ने के बजाय जो है रुक जाएगा और फिर से पुनः वो प्रयास करेगा और जिसके बाद वो सफल हो सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें मैंने बताया है कि समाज सेवा की भावना का तीव्र विकास होना, वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है और सामाजिक बुराइयों पर अपना तर्क देने लगता है। अतः शिक्षण इस अवस्था में सही मार्ग में सहायक होता है। तो देखिए, इस अवस्था में जो किशोर शिक्षार्थी होते हैं या जो किशोर होते हैं उनके अंदर समाज सेवा या सामाजिक सेवा की भावना जो है उसका विकास होता है। वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है, यानी कि वो अपने तरीके से, जिस तरीके से वो जीना चाहता है वैसे प्रयास करता है। आप कभी देखते हैं कि गार्जियन जब उन पर दबाव बनाते हैं तो आप मत बोलिए मैं इस तरीके से रहना चाहता हूं, तो इस तरीके की वो बातें कहते हैं इस अवस्था में, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ सामाजिक बुराइयों पर अपना तर्क भी जो है वो देने लगते हैं कि ये चीज़ें समाज में अच्छी नहीं है, ये बुरी हैं, और ये सारा कुछ जो है आपको किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। अतः शिक्षण इस अवस्था में सही मार्ग जो है में जो है सहायक होता है, यानी कि सही दिशा में किशोर जो है आगे बढ़ता रहे, इसके लिए यहाँ पर शिक्षण जो है बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है किशोर शिक्षार्थियों के लिए, क्योंकि सही और गलत का फर्क जब उनको कुछ पता होगा तभी वो कर पाएंगे। ये सब कैसे संभव होगा? शिक्षण के द्वारा संभव होगा, ये आपको याद रखना है। तो इस अवस्था में जो है सही मार्ग पर चलने के लिए जो है शिक्षण बहुत ही सहायक होता है। इसके बाद से देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
जिसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि अल्बर्ट बंडूरा एक साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक है, जिनके द्वारा सामाजिक अधिगम का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो व्यक्ति होता है, वो अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से जो है एक दूसरे से सीखते हैं। यानी समाज में क्या कुछ घट रहा है उससे हम सीखते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति होता है उससे इन्फ्लुएंस होकर हम उस तरह से बनना चाहते हैं। कोई बुरा व्यक्ति है तो उससे इन्फ्लुएंस होकर हम उस तरीके का बनना चाहते हैं। तो समाज से हम अच्छे तरीके से भी बन सकते हैं और बुरा भी बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके तरफ जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि नकल के माध्यम से, अवलोकन करके और इसके साथ साथ जो आदर्श व्यवहार प्रकट किए जाते हैं उसके माध्यम से जो है यहाँ पर अपने व्यवहार में परिवर्तन जो है करते हैं या उससे सीखते हैं। आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा और उम्मीद करता हूं कि ये सामाजिक जो विशेषता मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है, बस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करके और भी अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति जो है इस अवस्था से गुजर चुका है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अनुभव है कि इस अवस्था में क्या होता है। जब हम वयस्क हो जाते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो जब हम अपने पास्ट को देखते हैं, अतीत को, तो हम सोचते हैं कि हम कैसे थे, जो है टीनेजर थे, किशोरावस्था में हम इस तरीके की हरकत करते हैं। लेकिन आप जो है जब वयस्क होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, तो धीरे धीरे आप समझदार हो जाते हैं और जो पहली अवस्था थी किशोरावस्था, उसमें जो गलतियां करते थे वो गलतियां आप वयस्क होने के बाद नहीं करते हैं। तो आई होप कि ये सामाजिक विशेषता आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब यहाँ पर हम इस स्लाइड के अंतर्गत जो किशोर शिक्षार्थी की भावात्मक विशेषताएं हैं, इमोशनल जो विशेषताएं हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि किशोर अवस्था में भावात्मक रूप से शिक्षार्थी किसी भी तथ्य को समझने में जल्दी करते हैं, यानी कि एक्साइटेड होते हैं। सारा कुछ जो है कि अभी तुरंत समझ लेते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि चूंकि अभी इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है इस अवस्था में, तो एक्साइटमेंट एक अपनी अलग जगह पर होता है और तुरंत किसी भी तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं, जल्दीबाजी उसमें करते हैं। तो ये आपको भावात्मक रूप से देखने को मिलता है। इसके बाद से दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि कल्पना, सत्य व यहाँ पर असत्य आपका होगा। सत्य व असत्य, टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग से नहीं हो पाया है। तो सत्य व असत्य और नैतिक और अनैतिक प्रश्न जानकर भी भावात्मक प्रवृत्ति के कारण उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में गलत प्रवृत्तियों का शिकार भी हो जाते हैं। यानी भावनाओं में बह के, दोस्त ने कहा आज स्कूल बंक कर दो, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो भावनाओं में आके दोस्त के साथ जो है वो स्कूल छात्र जो है बंक कर देता है और घूमने चला जाता है। ऐसी प्रवृत्ति आपको देखने को किशोर अवस्था के शिक्षार्थियों में अक्सर मिलती होगी कि क्लास बंक करके, कॉलेज में आप देखते होंगे कॉलेज में जाने के बजाय वो कहीं और चले जाते हैं, कॉलेज की क्लास को वो छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की जो है जो विशेषता है वो किशोर शिक्षार्थी में भावात्मक पक्ष के रूप में आती है, यानी भावनाओं में बहकर जो है ये सारा कुछ वो कर जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। इस लाइन में मैंने यही बताया कि कल्पना, सत्य व असत्य और नैतिक और अनैतिक प्रश्न जानकर भी भावात्मक प्रवृत्तियों के कारण सब कुछ उनको पता है कि ये क्या नैतिक है, ये गलत भी है और अच्छा क्या है, ये सारा कुछ पता है, लेकिन भावनाओं में वो बहकर क्या करते हैं, वो गलत पथ पे या गलत राह पर जो है चले जाते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि सही गलत का फर्क तो थोड़ा बहुत उनको होता है, लेकिन जब भावनाएं उन पर हावी होती हैं तो वो उनका जो है फर्क नहीं कर पाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगा रखी है टीनेजर्स की। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि अतः शिक्षण का प्रारूप सही मार्गदर्शन वाला होना आवश्यक होना चाहिए। यहाँ पर यानी कि शिक्षण ही जो है इन किशोरावस्था के जो शिक्षार्थी हैं उनको सही मार्गदर्शन दे पाएगा। तो यहाँ पर यही मैंने बताया कि शिक्षण का प्रारूप सही मार्गदर्शन वाला होना जो है बहुत ही आवश्यक तरीके से आवश्यक होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये भी लाइन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। तो पूरे स्लाइड में मैंने भावात्मक जो विशेषताएं होती हैं किशोर शिक्षार्थियों की या किशोर अवस्था में जो बालक होते हैं उनके बारे में आपको बताने का प्रयास किया। और जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि इन सभी अवस्थाओं से हम सभी गुजर चुके हैं और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा अगर हम सही तरीके से उस अवस्था में स्कूल जाते होंगे, क्लास करते होंगे। लेकिन कुछ मित्र या कुछ लड़के आपको या कुछ विद्यार्थी ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो क्लास छोड़कर जो है कहीं घूमने चले जाते होंगे, तो मतलब गाइडेंस के अभाव में वो जो है गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। आई होप कि इस स्लाइड में सारा कुछ जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं।
इस स्लाइड में जो है हम किशोर शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विशेषता के बारे में जानने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया कि संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना, यानी किसी चीज़ों के बारे में जानना या समझना, उसी को यहाँ पर संज्ञान या संज्ञानात्मक कहा जाता है, ये आपको समझना है। इसके बाद से मैंने बताया कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है और इसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी उनको समझ कर। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में यहाँ पर किया जाता है, यानी साइकोलॉजिकली रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से जो है संज्ञान का प्रयोग या संज्ञानात्मक का प्रयोग जो है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में जो है यहाँ पर करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। वे कल्पना, नैतिक तथा अनैतिक के बारे में सजग हो जाते हैं, यानी क्या चीज़ें नैतिक हैं, क्या अनैतिक कार्य है, उन सब के बारे में जो है यहाँ पर एक समझ विकसित होती है या वो सजग हो जाते हैं किशोर, ये आपको याद रखना। क्योंकि किशोरावस्था में लगभग मस्तिष्क का जो है चारों दिशाओं में कह लीजिए या लगभग पूरा विकास हो जाता है, इसलिए उनके अंदर कल्पना, नैतिक अनैतिकता के बारे में जो है एक सजगता जो है उत्पन्न हो जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने लास्ट पॉइंट में मैंने बताया है कि शिक्षण क्षेत्र में किशोर की संज्ञानात्मक प्रवृत्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि जो संज्ञानात्मक प्रवृत्ति होती है जानना और समझने की, यानी कि आप सभी को पता है कि शिक्षण के दौरान कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो तुरंत एक बार में ही बातों को समझ जाते हैं, कुछ विद्यार्थी आपको ऐसे मिलेंगे जिनको एक से दो बार आपको समझाना पड़ेगा तब समझ में उनको सारा कुछ आता है, और बहुत सारे ऐसे छात्र या विद्यार्थी आपको मिलेंगे जिनको कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं, आप किसी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका संज्ञानात्मक प्रवृत्ति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है शिक्षण क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। आई होप कि ये स्लाइड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हम जो है वयस्क अध्येता या वयस्क जो शिक्षार्थी हैं उनकी प्रमुख विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने जो है किशोर शिक्षार्थी की जो विशेषताएं थी, शैक्षिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, भावात्मक विशेषताएं, संज्ञानात्मक विशेषताएं, उन सभी विशेषताओं को अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किया। उसी प्रकार से वयस्क जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी कुछ प्रमुख विशेषता होती हैं, शैक्षिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, उनको भी हम एक एक स्लाइड में जो है अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ जो विभिन्नता होती है किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी में, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ स्पष्ट हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि वयस्क स्वेच्छा से सीखते हैं, यानी जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं वो खुद से सीखते हैं, यानी खुद से वो किताब पढ़कर चीज़ों को समझ सकते हैं क्योंकि वो मैच्योर्ड हैं। लेकिन जब किशोरावस्था में शिक्षार्थी होता है तो वो पूरी तरीके से शिक्षक पे आश्रित होता है, वो पाठ्यक्रम एक सिलेबस को फॉलो करता है, शिक्षक जिस तरीके से उसे समझाने का प्रयास करता है उसी प्रकार से वो सीखता है। लेकिन जब आप वयस्क होते हैं तो चीज़ों को खुद से समझने का या खुद से सीखने का आप प्रयास करते हैं। उसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि उन्हें नए कौशल का अभ्यास करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी अगर नया कौशल उन्हें सीखना है, जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं तो उनको अधिक समय की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि उनके पास अपना आत्मसम्मान और अहम की भावना होती है, यानी कि जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं वो अपने लिए आत्मसम्मान चाहते हैं और उनके अंदर अहम की भावना आती है कि मैं बहुत ही बेहतर हूँ। इस प्रकार से आपको उनके अंदर देखने को मिल जाता है। जैसे कि सीनियर को आप रिस्पेक्ट हमेशा देते हैं, अगर कोई जूनियर है तो सीनियर को क्या करता है, सम्मान देता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। उसके बाद से इसमें मैंने बताया कि वे परिणामों के संदर्भ में सीखने का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि वो जो सीखते हैं उसका जो है उसका मूल्यांकन वो परिणामों के संदर्भ में करते हैं, ये आपको याद रखना है। जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि वे परिणामों के संदर्भ में सीखने का मूल्यांकन करते हैं, ये आपको याद रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने बताया कि वयस्क अध्येता में या शिक्षार्थी में स्वयं परीक्षण, विचार तथा तर्क की प्रवृत्ति का उचित विकास होता है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं, जो मैच्योर्ड स्टूडेंट होते हैं, वो स्वयं परीक्षण, विचार तथा तर्क की प्रवृत्ति उनमें होती हैं क्योंकि वो एक समझदार या मैच्योर्ड अवस्था में हो चुके हैं, वो टीनेजर नहीं है, ये आपको याद रखना है। अभी किशोर के बारे में हमने ऊपर बात किया, जबकि किशोरों में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जिम्मेदारी व सही दिशा के बारे में तर्क का ज्ञान विकसित होता है और जिससे जो शिक्षार्थी या अध्येता होता है, अध्यार्थी को यहाँ पर शिक्षार्थी बोला जाता है, जिससे अध्येता शिक्षण कार्य को अपनी कर्मनिष्ठता
तथा उत्तरदायित्वता की भावना से करने के प्रति संकल्पित होता है। यानी वयस्क जो शिक्षार्थी होता है वो जिम्मेदार होता है, वो किसी भी काम को जिम्मेदारी पूर्वक करने का प्रयास करता है। जबकि आप टीनेजर में देखेंगे, किशोरावस्था के विद्यार्थियों में तो ऐसी जो है जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व कह लीजिए या कर्मनिष्ठता आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि वयस्क शिक्षार्थी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मेजर जो है विभिन्नताएं हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थी में जो विभिन्नताएं हैं उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो किशोर पूरी तरीके से जो है शिक्षक पे आश्रित होता है, ये आपको याद रखना है। जबकि वयस्क जो शिक्षार्थी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद से भी अध्ययन कर सकता है। तो ये भी एक विभिन्नता है। इसके साथ ही साथ जो है वयस्क शिक्षार्थी जो होता है वो यहाँ पर किसी भी काम को जो है एक जिम्मेदारी पूर्वक जो है करने का प्रयास करता है। जबकि आपको किशोरावस्था के जो शिक्षार्थी हो उसमें जिम्मेदारी देखने को बहुत कम मिलेगी। यानी कि वो जिम्मेदारी धीरे धीरे वयस्क शिक्षार्थी यहाँ पर लेते हैं, लेकिन टीनेजर या किशोरावस्था में जिम्मेदारी वो बहुत कम ही लेते हैं। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो विभिन्नताएं हैं वो भी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर होता रहे। तो आई होप कि वयस्क शिक्षार्थी की जो प्रमुख विशेषता है उसके अंदर जो शैक्षिक विशेषताएं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो सामाजिक विशेषताएं हैं वयस्क शिक्षार्थी की, उसे भी हम जो है जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि वयस्क व्यक्ति सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह से समावेशित होता है, जिसमें वह सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि से बधा होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो विभिन्नता है किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की वो भी क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि वयस्क व्यक्ति सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह से समावेशित होता है। यानी जो हमारा सामाजिक परिवेश होता है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे लोगों से बोलना है, इससे जो है वो पूरी तरीके से क्या होता है वो जानता है वयस्क जो शिक्षार्थी होता है या जो वयस्क व्यक्ति होता है, और उसी प्रकार से समाज के अनुकूल ही जो है अपना व्यवहार करता है। जबकि किशोरावस्था में आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो बालक होते हैं, वो उदंडता करते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। जो सामाजिक जो नियम हैं उन चीज़ों को वो फॉलो करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ये भी विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। और देखिए यहाँ पर मैंने आगे क्या बताया था कि जिसमें वह सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि को जो है यहाँ पर फॉलो करते हैं या उसमें बधे होते हैं, जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं। जबकि टीनेजर इसको मानने से पूरी तरीके से इनकार करते हैं, यानी वो बधे नहीं होते। उनका मन करेगा तो रीति रिवाज जो उसको फॉलो करेंगे, परंपराओं को फॉलो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन जो वयस्क व्यक्ति होता है, शिक्षार्थी होता है, वो पूरी तरीके से इन रीति रिवाज और परंपराओं से बधा होता है। तो आई होप कि अंतर भी आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा, और ये जो सामाजिक विशेषता है वयस्क शिक्षार्थी की वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह सामाजिक रीति रिवाजों पर उचित विचार व तर्क भविष्य के प्रभावों को देखते हुए देता है, और इसमें अपराध प्रवृत्ति का अंकुश होता है। जबकि किशोर अवस्था के शिक्षार्थी में ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो वयस्क शिक्षार्थी या व्यक्ति होता है वह सामाजिक रीति रिवाजों पर उचित विचार व तर्क भविष्य के प्रभावों को देखते हुए देता है। यानी कि अगर कोई वयस्क व्यक्ति है वो कुछ बोलने से पहले सोचता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। अगर अपने पिताजी से वो बात कर रहा हो, या किसी उम्रदराज लोगों से बात कर रहा हो, या किसी सीनियर सिटीजन से बात कर रहा होगा, ठीक है, तो वो आगे की सोच के ही जो है अपने विचार या तर्क को जो है रखता है, उसके बाद से ही वो बोलता है। जबकि ऐसा टीनेजर नहीं करते हैं। किशोरावस्था में जो उनके मन में आएगा वो बोल देंगे, आप सभी को पता है। और ये भी विभिन्नता आपको किशोर और वयस्क शिक्षार्थी में देखने को मिलता है। इसके बाद से मैंने क्या बताया कि इसमें अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश होता है। यानी कि जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं वो अपराध प्रवृत्ति पर पूरी तरीके से अंकुश जो है लगाने का पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो जो आपराधिक रूप से हो, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने बताया कि इस प्रकार वयस्क अध्येता सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए शिक्षण कार्य को निष्ठापूर्वक करने में योग्य होते हैं। यानी कि जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं, जो सामाजिक जिम्मेदारी उन पर होती है, उनको वो अच्छे से निभाते हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षण कार्य को निष्ठापूर्वक भी वो करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मैरिड भी हो चुके होंगे, जिनके पास परिवार की अपनी जिम्मेदारी होंगे, किसी के बच्चे भी होंगे, तो भी वो सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसको भी बेहतर तरीके से वो निभाते हैं, और अपनी पढ़ाई भी जो है बहुत ही निष्ठापूर्वक करते हैं, और वो एग्जाम को क्रैक भी करते हैं और जॉब भी प्राप्त करते हैं। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों के साथ देखा होगा। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं उनके, और उसके बाद से भी जो है वो उन्होंने एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से क्रैक किया और जॉब भी प्राप्त किया है। तो ये सारा कुछ आपको वयस्क और किशोर में ये भी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। जबकि टीनेजर में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने की क्षमता नहीं होती है। तो ये भी एक विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। आई होप कि सामाजिक जो विशेषताएं हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में जो भावात्मक विशेषता है वयस्क शिक्षार्थी की, उसको भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले पॉइंट पे मैंने बताया कि वयस्क शिक्षार्थी
भावात्मक रूप से सही निर्णय लेने और किसी कार्य को करने के प्रति समर्थ होता है, जबकि किशोर जो शिक्षार्थी होता है वो ऐसा करने में असमर्थ होता है। उसको नैतिक अनैतिक के बारे में पता भी होता है, लेकिन वो भावनाओं में बह के गलत कार्य कर देता है, जबकि वयस्क शिक्षार्थी में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। ये भावात्मक रूप से सही निर्णय लेने और किसी कार्य को करने में पूरी तरीके से समर्थ होते हैं। उनको पता है कि कब कौन सा डिसीजन लेना है और कौन सा कार्य उनके लिए उचित है और अनुचित है, जबकि किशोर अवस्था में ऐसा नहीं देखने को आपको मिलता है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह भावात्मक रूप से निर्णय न लेकर उचित तर्क के माध्यम से विचारों व तथ्यों को रखता है और शिक्षण इनके भावात्मक प्रवृत्तियों के विकास को और मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं वो भावात्मक रूप से निर्णय नहीं लेते हैं, वो उचित तर्क के माध्यम से और उसके साथ साथ विचारों व तथ्यों को जो है समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद से ही जो है वो किसी भी बात पे जो है निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि शिक्षण इनके भावात्मक प्रवृत्ति के विकास को और मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। यानी जो शिक्षण होता है वो वयस्क शिक्षार्थियों के भावात्मक प्रवृत्ति के विकास को और भी मजबूती प्रदान करने में पूरी तरीके से मदद करता है या सहायक होता है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि भावात्मक विशेषताएं भी आपको क्लियर हो गई वयस्क शिक्षार्थियों की। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूं, लेकिन आप फीडबैक के रूप में मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए ये हमारी अगली स्लाइड है जिसमें हम संज्ञानात्मक विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे वयस्क शिक्षार्थी की। जैसा कि मैंने आपको ऊपर किशोर शिक्षार्थी की जो विशेषताएं थी उसके अंदर जब संज्ञानात्मक विशेषताओं को बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संज्ञानात्मक का अर्थ होता है जानना या समझना। तो यहाँ पर भी हम इसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि वयस्क शिक्षार्थी में मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो गया होता है, यानी कि जो माइंड होता है या जो हमारा दिमाग होता है उसका विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है और वे कल्पना, मनोवैज्ञानिक और तथ्यहीन तर्कों के समाधान में सक्षम होता है। यानी कि जो काल्पनिक बातें होती हैं और इसके साथ ही साथ जो तथ्यहीन यानी कि कोई भी फैक्ट उनमें होता नहीं है, उस प्रकार के तर्कों के समाधान में जो है वो पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। यानी कि अगर उनको लगे कि ये काल्पनिक बातें हैं, ये तथ्य विहीन बातें, इनका कोई मतलब नहीं है, तो उनको वो खारिज कर देंगे, यानी उनको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। जबकि किशोरावस्था में जो छात्र होंगे तुरंत इनको बारे में सोचेंगे, जो तथ्यहीन बातें होंगी उनके बारे में, अरे यार ऐसे होता है, काल्पनिक बातों के बारे में बहुत ज़्यादा वो चर्चा करेंगे। जबकि वयस्क शिक्षार्थियों में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। यह उचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, यानी जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं वो संज्ञानात्मक रूप से उचित निर्णय लेने में बहुत ही सक्षम होते हैं। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि इस प्रकार वयस्क अध्येता या शिक्षार्थी शिक्षण में भी संज्ञानात्मक निर्णय लेकर उचित निष्कर्ष प्रदान करते हैं। यानी शिक्षण में भी जो है संज्ञानात्मक निर्णय लेकर जो है उचित निष्कर्ष प्रदान करने का प्रयास करते हैं वयस्क शिक्षार्थी, ये भी आपको बताया। यानी कि जो मैच्योर्ड स्टूडेंट होते हैं, अगर कोई टॉपिक है या कोई तथ्य है, क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है, तो किसी बात पे या किसी टॉपिक पे या किसी पॉइंट पे जो है वो संज्ञान में लेके उसे समझ कर जो है अच्छे तरीके से निर्णय लेकर जो है अपना निष्कर्ष प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई टीचर होता है, टॉपिक खत्म हुआ तो पूछते हैं कि आपको इस तथ्य के बारे में समझ में आया, आपको कोई डाउट है या क्वेरी है या इस पे आप अपनी जो है टिप्पणी या फीडबैक दे सकते हैं। तो वो सोच समझकर ये सारा कुछ करते हैं वयस्क शिक्षार्थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि शिक्षाओं व संबंधी प्रवृत्तियों को परखने में उचित मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान का जो है यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पर मनोविज्ञान होगा, ये आपको याद रखना है। तो वह जो यानी कि जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं वह धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि शिक्षाओं व संबंधी प्रवृत्तियों को परखने में उचित मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं इन चीज़ों को समझने में। जबकि आपको किशोर अवस्था के जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें ये सारा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आई होप कि संज्ञानात्मक जो विशेषताएं हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और जो वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताओं के अंतर्गत मैं आपको ये भी बताता हुआ चल रहा था कि किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी में जो विभिन्नताएं हैं, क्या क्या अंतर है, वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। इसको अलग से जो है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताता हुआ चल रहा था कि किशोर अवस्था के जो शिक्षार्थी हैं और वयस्क शिक्षार्थी हैं उनमें विभिन्नता क्या है। तो आई होप कि सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।
और उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद भी आया होगा। जो कुछ भी मैंने यहां पर आपको बताने का प्रयास किया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने किशोर और वयस्क जो शिक्षार्थी होते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया और उसके अंतर्गत किशोर जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी अवस्था को जानने का प्रयास किया और उनके अलग अलग जो विशेषताएं हैं, जैसे शैक्षिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, संज्ञानात्मक विशेषता, भावात्मक विशेषता, उनको भी जानने का प्रयास किया। और इसके साथ ही साथ वयस्क शिक्षार्थी की क्या क्या विशेषता हैं उनको भी हम जानने का प्रयास किए। और इसके साथ ही साथ किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी के अंदर क्या विभिन्नता है उनको भी मैंने यहाँ पर बताने का आपको प्रयास किया। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं वहाँ पर आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। और वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, कुछ त्रुटि है, कुछ आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे हो सकता है, या यूँ कह लीजिए कि वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए आप अपना जो है बेहतर फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। तो आप कीमती समय अपना 1 मिनट निकाल कर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को यहाँ पर पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय